Good morning, student. In previous lecture, we will discuss supplementary quantities in detail. In supplementary quantity, we deal plane angle and solid angle. I think you have clear supplementary quantity. आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़ ली। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी होती है, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो आपका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो आपकी लेंथ। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम के अनुसार जो लेंथ की यूनिट है वो क्या होती है, मीटर होती है। बिल्कुल होती है। अब लेंथ को डिफाइन कैसे किया गया, देखिए अगर हम बात करें लेंथ को डिफाइन करते हैं तो लेंथ को कैसे चेक करते हैं। लेंथ को हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका मीटर स्केल हो, यस या नो। मीटर स्केल चेक करते हैं, हाँ भाई इतना आपका 1 फुट है, 2 फुट है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो मीटर स्केल से हम नॉर्मली देखते हैं। अगर हम मीटर स्केल को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, सपोज कीजिए इसको ऐसे समझिए कि अपने पास 2 प्लेनेट हैं, एक तो एक्स प्लेनेट है और एक है वाई प्लेनेट। ठीक है, एक तो एक्स प्लेनेट है और एक है वाई प्लेनेट। एक्स प्लेनेट को मैं मान लेता हूँ अर्थ है और वाई प्लेनेट है आपका मार्स। ठीक है, अब मेरे पास सपोज कीजिए एक टॉर्च है, ये आपकी क्या है, टॉर्च। अब इस टॉर्च को मैंने क्या किया, 2 माइक्रोसेकंड के लिए इसको ऑन किया। कितने सेकंड के लिए, 2 माइक्रोसेकंड। इस 2 माइक्रोसेकंड के लिए ऑन किया तो हमने ये देखा कि इसने जो डिस्टेंस की है P और Q के बीच में, मतलब 2 पॉइंट है, इसने डिस्टेंस ट्रैवल की है। सपोज मान लीजिए ये डिस्टेंस जो हो, इसने सपोज कीजिए 60,000 किलोमीटर इसने ट्रैवल की है। मतलब टॉर्च अपने ऑन की और वहाँ पे उसने हमने ऑब्ज़र्व करके देखा कि P और Q के बीच में जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है वो 60,000 किलोमीटर है। अगर हम वाई प्लेनेट है उस पर भी टॉर्च ले रहे हैं और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इस लाइट ने मार्स के ऊपर 2 माइक्रोसेकंड के अंदर हमारे अनुसार जो 2 पॉइंट हैं वो होने क्या चाहिए थे, 60 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहिए। यहाँ पे भी अगर हम नॉर्मली बात करके देखें तो यहाँ पे आपका 2 माइक्रोसेकंड के लिए हमने देखा कि 60 किलोमीटर है आपका ट्रैवल कर रहा है आपका 2 पॉइंट पे। तो 2 माइक्रोसेकंड में यहाँ पे भी P और Q के बीच में कितना ट्रैवल होना चाहिए, 60 किलोमीटर ट्रैवल होना चाहिए 2 पॉइंट के बीच में। पर एक्चुअल में होता नहीं ऐसा। क्यों नहीं होता, क्योंकि दोनों प्लेनेट की जो वेलोसिटी है वो अलग है। इसकी वेलोसिटी v1 है, सपोज कीजिए इसकी वेलोसिटी है v2, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने मान ली वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सपोज कीजिए हमने मान लिया कि जो आपका मार्स है, मार्स जो ग्रह है उसकी वेलोसिटी है ज़्यादा, v2 ज़्यादा है v1 से। मानना हमने लेट सपोज किया है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे होगा क्या कि वेलोसिटी जो है जिसकी ज़्यादा होती है उसकी लेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कहने का भाव ये क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल की है टॉर्च ने वो डिस्टेंस क्या होगी, 60,000 से ज़्यादा होगी। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है
वो 60,000 किलोमीटर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप कहोगे सर ये ऐसा क्यों? बिल्कुल, इसको ऐसे समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, एक थ्रेड लिया, ये थ्रेड ले लिया, ठीक है। इस थ्रेड को मैंने क्या किया, पत्थर के साथ बांध दिया। एक थ्रेड लिया मैंने, हाथ में उसको पकड़ा और उसको मैंने क्या किया, थ्रेड के साथ पत्थर बांध दिया, स्टोन बांध दिया, और उसको मैंने क्या किया, घुमाना शुरू किया। जैसे ही उसमें रोटेशन के करेंगे, अब जैसे ही उसमें रोटेशन करेंगे तो थ्रेड में क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, हाँ या ना। पहले वेलोसिटी क्या था, 0 थी। जैसे उसको घुमाया अपन ने और घुमाते क्या होगी, वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी अगर आ गई तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगी, ये थ्रेड की लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि थ्रेड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर जाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ने से लेंथ क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। अगर इसकी लेंथ L1 है तो इसकी लेंथ क्या होगी, L2, और वेलोसिटी बढ़ने से रिलेशन क्या होगा, L2 की जो लेंथ हो क्या होगी, L1 होगी। बिल्कुल होगी। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो वेलोसिटी है वो आपका लेंथ जो वो वेलोसिटी के क्या है, डिपेंडेंट है। तो हम ये एक इस तरीके से कोई भी डिस्टेंस मेज़र नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की जो 1 मीटर अगर आपने यहाँ पे करा है, तो 1 मीटर आपका मार्स हो, प्लेटो हो, कोई सा भी आपका प्लैनेट हो, वो आपका जो मीटर है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। मीटर स्केल को तो आपका एक रिलेवेंट तरीका नहीं है लेंथ को मेज़र करने का। साइंटिस्टों ने ये शुरू में किया था, ये आपकी क्या होगी, कमी निकली है। यहाँ पे ये जो मार्स के ऊपर आपकी वेलोसिटी अगर ज़्यादा है, आपने यहाँ पे मान के चले हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो तो उसकी लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 60 किलोमीटर से क्या करेगा, ज़्यादा ट्रैवल करेगा। 60 है, 61,000 कर सकता है, 62,000 कर सकता है, मतलब 60,000 से तो ज़्यादा ही ट्रैवल करेगा। तो मीटर स्केल जो है वो आपका एक रिलेवेंट तरीका नहीं है कि लेंथ को हम एक्सप्लेन कर सके। अब जो दूसरा तरीका आपका आया, वो दूसरा तरीका जो था वो आता 1983 में। 1983 में साइंटिस्टों ने कहा कि आप ब्रह्मांड में कहीं पे भी चले जाओ, लाइट हमारी हमेशा रहेगी। सूरज पे चले जाओगे, मून पे चले जाओगे, मार्स पे चले जाओगे, तो लाइट जो है वो एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे आपका क्या है, ये लाइट हमें मिलेगी। तो 1983 में लाइट को कंसीडर करके हमने क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया लेंथ का। वो क्या एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये एक आपका एक हिस्ट्री ब्रीफली ये हिस्ट्री थी कि लेंथ जो था वो मीटर स्केल के आधार पर रिलेवेंट तरीका नहीं था उसको एक्सप्लेन करने का। आ रही बात समझें? इसको फटाफट उतारो बेटा जल्दी से, ठीक है। तो जो लेंथ है उसकी जो नई डेफिनेशन आई थी वो क्या आई थी, 1983 में आई है। मतलब 1983 की जो डेफिनेशन है वो रिलेवेंट है, उसको हम पढ़ते हैं। इस डेफिनेशन के अनुसार है क्या, वो देखिए। पहले तो इस डेफिनेशन ने कहा कि एक अपने पास कोई रूम है, कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि हमने क्या कर लिया, उसमें वैक्यूम क्रिएट कर लिया। वैक्यूम का मतलब उसमें सारी हवा हमने क्या निकाल ली। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, लाइट का सोर्स लिया। क्या लिया, लाइट का सोर्स लिया। और इन्होंने क्या कहा कि 1/299,792 और 458 मतलब इतने सेकंड, यहाँ से मैंने क्या किया, ऑन किया इस सोर्स को। इतने सेकंड में ये लाइट कितनी ट्रैवल करेगी, सपोज कीजिए इतनी ट्रैवल करती है। इतने सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की इस लाइट ने, उसी डिस्टेंस को बोलते हैं 1 मीटर। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, 1 मीटर। बात दोबारा सुनिए क्या कह रहा है। एक अपन ने क्या लिया, कमरा लिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसमें हमने क्या कर ली, एयर को बाहर निकाल लिया। एयर को बाहर निकालने के कारण वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। अब हमने लाइट का सोर्स लिया।
अब लाइट का सोर्स लेने से यहाँ पे हमने देखा कि इतने सेकंड में 1/299,792,458 इतने सेकंड में ये लाइट कितनी ट्रैवल करती है। मतलब हमने इसको ऑन किया, इतने सेकंड में इतनी ट्रैवल की है, तो वो जो लेंथ है उसी लेंथ को बोलते हैं क्या, 1 मीटर। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, 1 मीटर बोलते हैं। मतलब इसी को क्यों लिया भाई, बात तो ये आ रही है। देखिए अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट की, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये तो आपको पता है, 10th क्लास में हम पढ़ लेते हैं। इसको अगर मैं बात करूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो डाटा है वो एक्चुअल में डाटा आपका ये होता है 299,792 और 458। मतलब एक्चुअल में जो स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो आपकी क्या है, ये है, ये होती है। मतलब यहाँ पे ये जो डाटा वो अप्रोक्सीमेटली आपका क्या है, 3 के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे जो डाटा अपन ने लिया वो ये है, एक्चुअल डाटा ये है, उसका अप्रोक्सीमेट डाटा हम बुक में ये पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इस सेकेंड का मतलब क्या है कि 1/3 × 10⁸ सेकेंड, यही तो है इसका मतलब। आया, सभी को दिख रहा है ना, देखो एक बार चेक करो। तो यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है, इसका मीन्स क्या है कि एक सेकेंड में जो आपकी लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर, इतने मीटर ट्रैवल कर गई। अगर इसको मैं किलोमीटर में बदलूँ तो ये कितना हो गया, 3 लाख किलोमीटर हो गया। मतलब एक सेकेंड में जो लाइट है वो कितने किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है, 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है। इसको आप थोड़ा सा फील लेने के लिए ऐसे करिए, जो आपका सर्कमफ्रेंस होता है अर्थ का, मतलब चारों तरफ का जो चक्कर है वो होता है 40,000 किलोमीटर। 40,000 बटे में अगर इसको भाग करोगे तो एक सेकंड में लाइट जो ट्रैवल करेगी वो कितना करेगी आपको पता है ना। मतलब यहाँ पे वो 7.5, मतलब एक सेकंड में 7.5 चक्कर लगा देगी। एक सेकंड में धरती के चारों तरफ कितना चक्कर लगा देगी लाइट, 7.5 चक्कर लगा देगी। मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड है ये। तो यहाँ पे एक सेकंड में इतना मीटर ट्रैवल की, इसका पढ़ने का तो यही मतलब। और 1/3 × 10⁸ इतने सेकंड में, क्योंकि इतने सेकंड के लिए हम ले रहे हैं कि इतने सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है वो डिस्टेंस ही क्या होती है, 1 मीटर। अब देखो आप इसको 3 × 10⁸ अपॉन में 3 × 10⁸ काटोगे तो क्या आएगा, 1 मीटर ही तो आया आपका, क्योंकि मीटर में लिया अपन ने, हाँ या ना। दोबारा देखिए बेटा, एक हमने रूम लिया, उसमें हमने वैक्यूम क्रिएट किया, एक लाइट का सोर्स लिया। हमने कहा कि इतने सेकंड में जितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगी लाइट, वो डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी, 1 मीटर कहलाएगी। वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी बेटा, 1 मीटर कहलाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर। फटाफट इसको लिखो बेटा जल्दी। तो बेटा ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी 1 मीटर की, क्या होगी कि 1 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट। मतलब वो लेंथ है जो कि लाइट के द्वारा क्या किया है, ट्रैवल किया है। किस में किया है, वैक्यूम में क्रिएट किया। वैक्यूम अपन ने बनाया था, एक लाइट सोर्स के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी, कितने टाइम के लिए, ड्यूरिंग ए टाइम कितना ट्रैवल, मतलब इतने टाइम, इतने सेकेंड, क्या हुआ है, इतने सेकेंड, ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ 1/299,792 और 458 ऑफ ए सेकेंड। इतने सेकेंड के लिए लाइट जो हो कितना ट्रैवल करती है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 मीटर। इस डेफिनेशन को फटाफट उतारो, जल्दी करो, ठीक है। तो सेकंड आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है कौन सी है, मास। मास की ऐसा यूनिट कौन सी है, केजी से, बिल्कुल। लेंथ को कब डिफाइन किया था, 1983 में। मास को जो डिफाइन किया गया था वो क्या था, 1889 में। क्या कहते हैं इसमें, इन्होंने क्या किया, प्लेटिनम और इरिडियम,
दो एक ऐसे आपके एलिमेंट है जो कि इनर्ट नेचर के होते हैं। ये कैसे नेचर के होते हैं बेटा? इनर्ट नेचर के, कोई रिएक्शन शो नहीं करते, इनर्ट नेचर के यहाँ पे। इन दोनों का क्या बनाया? अलॉय बनाया। अलॉय एक सिलेंडर बनाया सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और इस अलॉय को हमने क्या किया, एक जगह का नाम है बेटा आपका यहाँ पे, उस जगह को बोलते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन सेवरस जगह का नाम है। ये जगह का नाम है जो कि पेरिस से 9 किलोमीटर दूर है। पेरिस का नाम सुना होगा, पेरिस से 9 किलोमीटर दूर है। और पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। क्या है? फ्रांस में। मतलब क्या किया उन्होंने? प्लेटिनम और इरिडियम का एक अलॉय किया, अलॉय बना के एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना लिया, और उसको क्या कर दिया? स्टैंडर्ड कर दिया। उसका क्या बना दिया? प्रोटोटाइप मतलब एक तरीके से मॉडल बोलते हैं, फर्स्ट मॉडल जिसको बोलते हैं। प्रोटोटाइप मतलब फर्स्ट मॉडल जिसको बोलते हैं। इसका क्या किया उन्होंने? एक पहला मॉडल बना दिया। हाँ भाई, इतना अगर वेट है उसको 1 kg बोलेंगे, तो यहाँ पे इस एलॉय का क्या किया इन्होंने? एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बना के रख दिया। कहाँ पे रख दिया? सेवरस एक जगह का नाम है जो कि पेरिस से 9 किलोमीटर दूर है। और पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में। ये जो जगह रखी है उस जगह का नाम क्या है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। ये इस जगह पे रखा है। तो इसका प्रोटोटाइप वहाँ से हमने क्या किया? डिफरेंट कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करके ले गए। हाँ भाई, ये इतना जो वेट होगा वो 1 kg के बराबर होगा। ये आपका क्या था? मास की डेफिनेशन थी। मास को एक्सप्लेन किया गया था कि हाँ, इतना अगर ग्राम इतना है तो वो आपका क्या है? 1 kg के बराबर है। कब डेफिनेशन दी थी? 1889 में। ठीक है, फटाफट इस चीज़ को एक बार उतारो जल्दी से। तो बेटा इसकी जो डेफिनेशन है वो आपकी क्या बनेगी? द kg इज़ डिफाइंड मास ऑफ प्रोटोटाइप, मतलब जो फर्स्ट मॉडल आपका स्टोर है वो क्या था? प्रोटोटाइप किसका? प्लेटिनम और इरिडियम अलॉय। इसका अलॉय सिलेंडर आपका जो कि स्टोर कहाँ पे किया गया है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर सेवरस पेरिस फ्रांस। ये जो आपका इस जगह पे जो अलॉय सिलेंडर के फॉर्म है उसको जो स्टोर किया गया है, उस सिलेंडर को हमने क्या मान लिया? एक प्रोटोटाइप मान लिया कि ये जो आपका अलॉय है वो आपका 1 kg के बराबर है। 2 kg करना तो उसको डबल कर दो, 3 kg करना तो 3 बार तोल लो, 4 करना तो 4 बार तोल लो, 5 बार तो 5 बार उसका वेट कर लो। तो यहाँ पे हमने उसको स्टैंडर्ड मान के, मतलब वो जो प्लेटिनम इरिडियम की जो रोड है उसको हमने क्या मान लिया? 1 kg के बराबर मान लिया। और ये डेफिनेशन जो वो आपकी 1889 से चलती आ रही है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इसमें। ठीक है, फटाफट इसको उतार दो बेटा। चलिए, थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी टाइम को जो एक्सप्लेन किया गया था वो 1967 में किया गया था। है क्या वो देखिए पहले। टाइम का जो एक्सप्लेनेशन था वो आप ऐसे समझिए पहले तो एक बार, जैसे अपने पास पेंडुलम है एक बार, ठीक है, ये पेंडुलम का बॉल है, और यहाँ पे अगर इस पेंडुलम को मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो ये पेंडुलम यहाँ पे जाएगी और फिर वापस आएगी यहाँ से, और फिर आपकी वापस आएगी। तो यहाँ पे जो टाइम लगा है उसको t मान लो। ठीक है, यहाँ पे गई फिर यहाँ पे गई। ठीक है, अब इसी पेंडुलम को मैंने यहाँ पे छोड़ा और यहाँ पे गई आपकी, यहाँ पे आई और फिर वापस आई, तो उस टाइम ट्रैवल को यहाँ से गई और यहाँ पे आई वापस, यहाँ पे भी टाइम लगा t। मतलब जब आपने इस पेंडुलम के बॉल को यहाँ पे छोड़ा था तो ये यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, तब वो आपका क्या आ रहा है? टाइम t आ रहा है। मतलब उतना ही टाइम ले रहा है जितना आपका यहाँ पे छोड़ रहे हो, और ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है और वापस आ रहा है, उतना ही टाइम टेकन जो है वो इसमें ले रहा है। मतलब अगर इसमें 1 सेकंड लग रहा है पहले वाले में, तो दूसरे वाले में भी कितना लगेगा? 1 सेकंड ही लगेगा।
अब ये तभी लगेगा तभी तो हम इस पेंडुलम को क्या करते हैं, टाइम में यूज़ करते हैं। अगर डिफरेंट होता तो आपका टाइम पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ऊपर चला गया तो उसने तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा है, और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी तो क्या आ गई, ज़्यादा आ गई। इस नीचे वाले के पास डिस्टेंस कम कर रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, कम है। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वो उतनी स्पीड से क्या आएगा, जल्दी आएगा, मतलब उतनी स्पीड से आएगा। तो वो जो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस थी उसने उसमें कवर किस में कर ली, उसने उस फोर्स में कवर कर ली, उस पोटेंशियल में कवर कर ली। तो यहाँ पे जो टाइम लगा है वो उतना ही टाइम लगेगा कि यहाँ पे एक जो ऑसिलेशन हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑसिलेशन जो है, ऑसिलेशन मतलब ये आपका जो जा रहा है, ये पेंडुलम आपका था, ये पेंडुलम यहाँ से और यहाँ पे, मतलब ये झूलना ये आपका, ये पेंडुलम ऑसिलेशन कहलाता है आपका। तो ऑसिलेशन में हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होता ना, वो क्या होता है बेटा, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप एक एग्जांपल से और समझिए, जैसे एक अपने पास स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग अपने पास, इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया, फोर्स दिया इस साइड, ये स्प्रिंग यहाँ पे जाएगी और फिर यहाँ पे आएगी, मतलब ये यहाँ से गई, यहाँ पे गई और वापस आई। तो यहाँ पे जो टाइम लगा है उसको, मतलब यहाँ पे जो टाइम ट्रैवल लगेगा उस टाइम ट्रैवल में लगा T1। अब धीरे धीरे उसमें फोर्स भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की पहले में, दूसरे में इसने डिस्टेंस इतनी ट्रैवल की, तीसरे में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की, और चौथे में इसने इतनी डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हमें ये पता चला कि जो आपका टाइम यहाँ पे लग रहा है वो भी टाइम यहीं पे लग रहा है, ये टाइम यहाँ पे लग रहा है, ये टाइम यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, बिल्कुल लेंथ क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो ये लेंथ क्या है, ज़्यादा है, पर लेंथ ज़्यादा है तो फोर्स भी उसके पास क्या है, ज़्यादा है। उतनी स्प्रिंग के पास क्या है, उतनी स्प्रिंग के पास क्या है, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, उसको उतने ही खींचने की, लाने की। यहाँ पे अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल कम कर रहा है तो फोर्स भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब ये भी आपका क्या है, एक ऑसिलेशन ही है। तो ऑसिलेशन के दौरान टाइम पीरियड क्या होता है आपका, कांस्टेंट रहता है। आ रही बात समझे। तो ऑसिलेशन में हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हमने क्या किया, एक बात तो ये समझ में आ गई। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी कि ऑसिलेशन में टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है आपका, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। दो एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। जितने पेंडुलम का बॉल ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही होगी, उतनी फास्ट जाएगा वो। अगर कम दोगे पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम जाएगा। मतलब दोनों में टाइम ट्रैवल, जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। जितनी स्प्रिंग को तेज़ खींचोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा करेगा तो फोर्स ज़्यादा है ना, तो उतना टाइम टेकन भी क्या होगा, कम लेगा। अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, फिक्स है। पहली बात तो ये है अपनी। दूसरी बात ये है कि एटम है आपका, 10th क्लास में आपने 9th क्लास में पढ़ते हो, उसके अंदर न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स है, उसकी सराउंडिंग में क्या है, सेल्स हैं, सेल है। और इसमें आपके क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर दूसरे वाले में कितने होते हैं, 8 होते हैं, आगे वाले में 32 होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, हाँ या ना। ये आपकी क्या होती हैं, ऑर्बिट होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ऑर्बिट है। मतलब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से ये ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब ये जो आपकी डिस्टेंस है r1 वो फिक्स है, इस ऑर्बिट की डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, और इसकी भी क्या है, फिक्स है, r3 भी क्या है, फिक्स है। अब अगर मैं एक ऑर्बिट को उठा लूँ, पहली वाली को, मतलब ये आपका न्यूक्लियस है और पहली वाली ऑर्बिट आपकी ये वाली,
ये है आपकी R1। हमें दिखता तो ये है कि इस ऑर्बिट में दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, सेम है। एक्चुअली में सेम नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। बिल्कुल आपको ये बताया जाता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी सेम एनर्जी होती है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ोगे कि सेम एनर्जी हम इसको कंसीडर लेके चलते हैं, पर एक्चुअल में हम देखते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये ऑर्बिट जो जिसमें घूम रहे हैं, वे ये जो ऑर्बिट है वो आपकी क्या होती है, आगे पीछे होती है। मतलब R1 जो है ना उसकी बिल्कुल आगे पीछे है दोनों, ये जो आपकी ऑर्बिट है वो आगे पीछे बिल्कुल, या आपकी इतनी डिस्टेंस नहीं होती, बिल्कुल माइनर डिस्टेंस होता है इसमें। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन आगे पीछे घूम तो रहे हैं, आपको कहा जाता है कि एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं, पर वो ऑर्बिट का जो उन दोनों का, सपोज कीजिए आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट पीछे होगा, बिल्कुल जस्ट पीछे। मतलब वो डिस्टेंस जो होगी वो ना के बराबर ही होती है, पर हम ये कह देते हैं कि हाँ भाई दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में, एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इन सेल को हम बोलते हैं हाइपरफाइन या सुपरफाइन। हाइपर या सुपरफाइन ऑर्बिट। ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे थे, ये वाला और ये वाला R1 में घूम रहे थे, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। इसको बोलते हैं ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, हम बोल सकते हैं इसको ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट। तो यहाँ पे आपकी क्या है कि ऑर्बिट के अंदर क्या हो रहा है, सब ऑर्बिट हो रही है, मतलब वो आपके क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से थोड़ी सी दूर क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उस ऑर्बिट को बोलते हैं सुपरफाइन ऑर्बिट। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, सुपरफाइन ऑर्बिट। अब यहाँ पे क्या होगा, इस सुपरफाइन ऑर्बिट में ये बात समझ आ गई कि आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में क्या होती हैं, ऑर्बिटल्स होती हैं। ऑर्बिटल्स में भी आपकी क्या होती हैं, सब ऑर्बिट होती हैं। उन सब ऑर्बिट को बोलते हैं हाइपरफाइन या सुपरफाइन ऑर्बिट। इसका कहने का भाव ये है कि पहली वाली जो ऑर्बिट है उसमें दो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो आपके क्या है, बिल्कुल आगे पीछे है। थोड़ा सा उसमें क्या है, बिल्कुल ना के बराबर उसमें क्या होता है, डिस्टेंस होती है, पर डिस्टेंस होती है। उस ऑर्बिट उनमें जो घूमने वाले हैं उनको बोलते हैं बेटा हाइपर या सुपरफाइन ऑर्बिट। तो ये दो बातें आपने को समझ में आ गई। अब आप टाइम का कॉन्सेप्ट चलाते हैं। अब अपने टाइम का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि हाइपरफाइन ऑर्बिट क्या चीज़ होती है, ठीक है। हाइपरफाइन ऑर्बिट हमने देख लिया ये चीज़। अब हम क्या करते हैं, एक cesium-133 ये आपका एटम है, ये आपका ये सीजियम एटम लिया हमने 1967 में। अब क्या किया, ये आपका एटम है और ये इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आपकी R1 ऑर्बिट है और ये आपकी R2 है, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी। अब एनर्जी देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस R1 को मैं यही तो बता रहा था कि सर ये R1 है, पर इसकी सुपरफाइन ये है। ये आपकी सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन है इसमें, मैं इसको थोड़ा सा दूर करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो, क्लियर। ये कौन सी ऑर्बिट है आपकी, हाइपरफाइन, हाइपरफाइन ऑर्बिट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, यस या नो। इस इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी देंगे, अब यहाँ पे एनर्जी लेते ही ये क्या करेगा, हायर स्टेट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा बेटा, हायर स्टेट में चला जाएगा। हायर स्टेट में जाने से ये आपकी क्या लोअर स्टेट या हायर स्टेट है। हायर स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन पहले से है और एक ऑर्बिट में जो हवा आपका एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मतलब एक सब ऑर्बिट में आपका एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट नहीं करने देगा क्योंकि रिपल्सन हो जाएगा। तो यहाँ पे वो गया तो सही, आपने अगर सोर्स हटा दिया तो ये जो एनर्जी ली है वो वापस क्या करेगा, आते वक्त इमिट कर देगा।
क्या कर देगा, इमिट कर देगा। इसको ऐसे मानिए आप, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। एक बंदा है, उसको क्या लगी, लॉटरी लग गई, ठीक है। उसको लॉटरी लगने से यहाँ पे क्या होगा, वो अमीर हो गया, ठीक है। अब वो उसकी हरकत के कारण वो क्या हो गया, उसने अय्याशी शुरू कर दी, शराब शुरू कर दी, मतलब सारी गलत काम कर शुरू कर दिए। वो वापस क्या हो जाएगा, उसी स्टेट में आ जाएगा जहाँ पे वो था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले ली इसने, पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्चुअल में कितनी है, इस ऑर्बिट के बराबर है। जितनी इस ऑर्बिट में एनर्जी होगी उतनी क्या होगी उसकी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। और जितनी मेरे अंदर पोटेंशियल में उतनी तो क्या करूँगा, कोई काम कर सकूँगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी है जितनी इस ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब ऑर्बिट की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिट के बराबर थी, और आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हाइपरफाइन, मतलब जो अपन बोल रहे हैं हाइपरफाइन ऑर्बिट के बराबर है। तो हमने एनर्जी दे के इसको पहुँचा तो दिया ऊपर हायर स्टेट में चला तो गया आपका, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चला तो गया आपका, पर वहाँ पे वो क्या है, स्टेबल नहीं है। जैसे हमने इस एनर्जी के सोर्स को हटा लिया तो ये वापस क्या आएगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। और इस दौरान ये क्या करेगा, जितनी एनर्जी इसने ली थी ना उतनी एनर्जी क्या कर देगा, इमिट कर देगा। इतनी एनर्जी क्या कर देगा, इमिट कर देगा। देखिए बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपको। पहले अपन ने बताया कि ओसिलेशन के दौरान टाइम पीरियड क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बात की हाइपरफाइन ऑर्बिट क्या होती है। हाइपरफाइन ऑर्बिट, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एनर्जी 4 जूल है और हाइपरफाइन की एनर्जी है कितनी, आपकी 4.5 जूल है। सपोज कर लो, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है वैसे। तो ये आपकी यहाँ पे 4 जूल है, ये आपकी 4.5 जूल है। इस इलेक्ट्रॉन की औकात कितनी थी, 4 जूल की। दे कितने दिया आपने, 0.5 जूल दे दिया। अब आते वक्त वो कितनी एनर्जी को इमिट करेगा, 0.5 जूल को क्या करेगा, इमिट करेगा, हाँ या ना। तो 0.5 जूल जो वो क्या कर देगा, इसको इमिट कर देगा। इतनी बात समझ आई। अब मैं ओसिलेशन और टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट इसमें क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। फटाफट एक बार आप इस डायग्राम को उतारो। देख बेटा, ये आपका क्या था, न्यूक्लियस था। ये आपका क्या है, ऑर्बिट है जिसकी R1 है, और दूसरा आपका यहाँ पे क्या है, हाइपरफाइन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसको हमने क्या किया, एनर्जी दी। ये एनर्जी लेके कहाँ पे गया, ऊपर गया। सपोज कीजिए इसकी एनर्जी 4 जूल थी, इसकी एनर्जी कितनी होगी, 5 जूल है या 4.5 जूल है। अब ये क्या हुआ, वापस आया। वापस आते वक्त इसने क्या कर दी, एनर्जी को इमिट कर दिया। मान लो एनर्जी को क्या किया, इमिट किया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि ये आपका एक स्टेट है, कौन सा, ये वाला, और दूसरा स्टेट कौन सा है, ये वाला, ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है, 4 जूल इसकी। और सपोज कीजिए एक्साइटेड स्टेट है इसकी, और एक्साइटेड स्टेट की कितनी है, 4.5 जूल। यस या नो। अब यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन गया है, इसको एनर्जी दी अपन ने, एनर्जी देती है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, पर इसने इस एनर्जी को क्या कर दिया, आते वक्त इमिट कर दिया। क्या कर दिया, इमिट कर दिया इस एनर्जी को एच म्यू के फॉर्म में। ये फॉर्मूला होता है, आप इसको छोड़ो। एनर्जी इसने क्या कर दी, इमिट कर दी। मतलब ये जो ट्रांजिशन अगर करेगा, मतलब ये आने वाला, ये जाने वाला और आने वाला, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। इसी को बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन, कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, ऊपर गया और वापस आ गया, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो वो एक तरीके से क्या, ओसिलेशन ही तो है आपका। ये जो ओसिलेशन है वो आप मून पे कर लो, अर्थ पे कर लो, प्लेनेट पे कर लो, कोई से प्लेनेट पे कर लो, ये जो ट्रांजिशन होगा उसमें, इस ट्रांजिशन में उतना ही टाइम लगेगा जितना आपका अर्थ पे लगा है, जितना आपका मार्स पे लगा है, जितना आपका मून पे लगा है। मतलब सीजियम आपका जो 133 एटम जो है आपका, वो आपने क्या ले लिया, स्टैंडर्ड ले लिया, और उसमें हमने ट्रांजिशन की,
और इस ट्रांजिशन में हमने क्या किया कि इस दौरान जो ट्रांजिशन होगी आपकी और वहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। अब इसमें इस एनर्जी से हमने क्या किया, कैलकुलेशन करके, वो कैलकुलेशन हमने अभी यहाँ पे समझनी नहीं अपने को। इस एनर्जी से हमने क्या किया, वेव पीरियड निकाल लिए। और ये जो वेव पीरियड थे वो कितने थे, 9, 192, 631 और 770, इतने वेव पीरियड थे। मतलब हम बैठ गए और यहाँ पे हमने क्या किया कि 1 सेकंड में हमने ये देखा कि इतने वेव पीरियड अगर निकल रहे हैं, 1 सेकंड में इतने वेव पीरियड क्या है, सीजियम एटम से हमारे निकले हैं। तो वो जो इतने जो वेव पीरियड हैं वो कितने हैं, 1 सेकंड के बराबर है। 1 सेकंड का मीन्स क्या है कि ये एनर्जी जो निकालेगा, इतने वेव निकालेगा इस ट्रांजिशन के दौरान। एक ट्रांजिशन में आपके क्या होंगे, इतने आपके मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन के दौरान वो इतने वेव पीरियड को क्या करेगा, इमिट करेगा। 1 सेकंड में सीजियम 133 एटम जो हो वो इतने वेव पीरियड को क्या करेगा, इमिट करेगा। वेव पीरियड को आप ऐसे समझ सकते हो, देखो कि ये एक आपका घर है, मैंने आपको कहा ये घर है, इसमें से बंदे जा रहे हैं, मैंने आपको कह दिया यहाँ पे खड़े हो जाओ आप, और मैंने कहा कि इस घर में से आपको ये देखना है कि आधी घंटे में कितने आदमी निकल रहे हैं। तो एक आदमी निकला, दूसरा आदमी निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, पांचवा निकला, छठा निकला। वेव पीरियड बोलते 2 वेव के बीच में जो टाइम होता है उसको बोलते वेव पीरियड, उसको बोलते बेटा वेव पीरियड। तो आपने कहा सर आधी घंटे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, आधी घंटे में 6 आदमी निकले, आधी घंटे में 6 आदमी। अगर एक आदमी को एक वेव मान लूँ मैं, तो यहाँ पे कहूँ कि 1 सेकंड में कितने निकले हैं, तो आप कह दोगे सर 6 निकले। 1 सेकंड में सीजियम जो हो वेव पीरियड कितने इमिट करता है, इतने वेव पीरियड को निकालता है। मतलब 1 सेकंड तभी किसके बराबर होगा, इतने वेव पीरियड निकाल देगा ना, वो 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने कहा कि सर 6 आदमी थे, वो आधी घंटे में 6 आदमी आपके निकले, हर बार यही होता जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि 6 आदमी निकल रहे वो आधी घंटे के बराबर है। मतलब इतने वेव पीरियड जो वो 1 सेकंड के बराबर है। बात आ रही समझ में आपको कि जब सीजियम ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी से हमने वेव पीरियड निकाल लिए, ठीक है। इतने वेव पीरियड जब निकल जाएंगे वो 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। हाँ भाई हम कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ भाई इतने वेव पीरियड आगे, इतने आगे, 10 आगे, 20 आगे, 30 आगे, 40 आगे, 50 आगे, 1000, 10,000, 20,000, इतने वेव पीरियड जैसे निकल जाएंगे वो 1 सेकंड कहलाएगा, उसको बोल देंगे 1 सेकंड। तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी 1 सेकंड की, एक बार इन डायग्राम को फटाफट उतारो। तो बेटा आपकी टाइम की डेफिनेशन क्या हुई, सेकंड, टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड ही होती है आपकी, ऐसा यूनिट सेकंड होती है। सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ इतने वेव पीरियड ऑफ द रेडिएशन एनर्जी, जो रेडिएशन आपकी निकली है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन हुई है आपकी, ये आपकी ट्रांजिशन हुई है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल। 2 हाइपरफाइन लेवल मतलब ये आपका ये वाला आपका 4 मतलब सपोज कीजिए आपका ग्राउंड ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल आपका। 2 हाइपरफाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट मतलब आपके जो नीचे वाली जो एनर्जी लेवल है ऑफ सीजियम 133 एटम, इसको स्टैंडर्ड मान लिया अपन। इस एटम को लेके हम मून पे कोई से प्लेनेट पे चल जाए तो इस दौरान जो ट्रांजिशन होगी उस एनर्जी से हम देखेंगे कि इतने वेव पीरियड निकलते हैं तो वो 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। मतलब इतने वेव पीरियड निकाल दिए इस ट्रांजिशन में तो वो 1 सेकंड के बराबर है। आ रही बात समझे? आई होप आपको ये तीनों जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। साथ साथ इसके क्या नोट्स बना लो। आज अपन ने किसकी बात की है, लेंथ की बात की है, मास की बात की है और किसकी की है, टाइम की बात की है। तीनों जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी अपन ने बात कर ली। रिमेनिंग जो 4 फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको हम और डिटेल में देखेंगे इसी तरह से। और
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।